मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछेगा रोमांटिक से। इस बार भी रोमांटिक लिटरेचर से क्वेश्चन आया था, याद है कहाँ-कहाँ से आया था? एक क्वेश्चन आया था एसटी कॉलेज से, एक क्वेश्चन आया था एसटी कॉलेज से और शायद एक क्वेश्चन आया था पर्सी बायसी सैली से, है ना? और रोमांटिक इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूजुअली अगर देखो तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रोमांटिक लिटरेचर है ही। अब देखो रोमांटिसिज्म नाम से पता चला ना रोमांटिसिज्म, बट एक्चुअली में रोमांटिसिज्म में रोमांस नहीं है, मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है। यूजुअली हमको लगता है ना कि रोमांटिक्स में रोमांस होगा, बट रोमांस नहीं है। रोमांटिक्स को एक ही सेंटेंस के अंदर समझा जा सकता है कि रोमांटिक्स वेयर दोज राइटर्स जो वो स्केप करना चाहते थे रियलिटी से। और रियलिटी क्या था, देखो ये जो पेंटिंग दिख रहा है ना, ये पेंटिंग एक्चुअली में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को। और ये पेंटिंग है यूजीन के द्वारा बनाया गया। तो ये पेंटिंग जो है, ये जो लेडी है, ये जो लेडी है, ये लेडी रिप्रेजेंट कर रही है फ्रीडम को, है ना? देखो इसके हाथ में फ्रेंच फ्लैग है, ये फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो फ्रीडम है, किस चीज से फ्रीडम है? ये फ्रीडम है फ्यूडल समाज से, फ्यूडल सोसाइटी से, है ना? तो कहीं न कहीं रोमांटिक्स जो हैं, माना जाता है कि रोमांटिक्स जो थे, उसका जो इंस्पिरेशन जो था, वो आता है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, वो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मतलब रिवॉल्यूशन था, स्पेशली यूरोप के अंदर, जहाँ पे तुरंत ही मतलब उस समय उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 18th सेंचुरी के आसपास, 19th सेंचुरी के आसपास फ्रांस में ये जो जमींदारी सिस्टम था, कह सकते हैं कि ये जो फ्यूडल सोसाइटी था, है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था कैपिटलिस्ट समाज में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन रहा था। मैंने अभी रिसेंटली कांट बोल रहा हूँ मैं, कार्ल मार्क्स के ऊपर वीडियो बनाया है, उसको देखना। वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछ ले, है ना? सिर्फ अगर पूछेगा भी तो टर्म पूछेगा। वो डेप्थ लेक्चर है, बट उस लेक्चर को देखने के बाद मे बी नेट के प्रिपरेशन भी अगर कभी लाइफ में आगे करोगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पे दिखाया गया है, मार्क्स ने दिखाया है, मार्क्स ने समाज को पढ़ने की कोशिश किया था। तो उसने बोला कि देयर इज़ अ 2 डिफरेंट क्लास, समाज में 2 डिफरेंट डिफरेंट क्लास होते हैं। पहला उसने बोला था बुर्जुआ क्लास, दूसरा उसने बोला प्रोलेटेरिएट क्लास। तो ये जो बुर्जुआ क्लास है, वो बुर्जुआ क्लास फ्यूडल सोसाइटी के बाद, फ्यूडल सोसाइटी को खत्म होने के बाद कैपिटलिस्ट समाज में बनता है, जो कि लैंड को मतलब जिसके अंदर जो बुर्जुआ क्लास है, वो उसके अंदर सारी के सारे कंट्रोल्स होते हैं। जैसे फ्यूडल समाज में क्या था, जमींदार के हाथ में सारी चीजें थी, लैंड उसके पास था, पावर उसके पास था। और जो वर्कर्स थे उसके यहाँ, जो भी वर्कर वर्क करते थे, वो बेसिकली उसको एक्सटॉर्ट किया जाता था, है ना, एक्सटॉर्शन होता था उनका। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हुआ, समाज बदला, है ना? समाज बदलने के बाद क्या हो गया, लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, लोगों के पास पैसे आने शुरू हो गए। तो वैसे लोगों के पास जिनके पास लैंड है, पैसा है, कंपनी है, फार्म है, वो इंसान क्या कर दिया, वो इंसान आगे जाके एक नई सोसाइटी को बिल्ड करता है और वो फ्यूडल समाज को खत्म करके ये बनाता है नया सोसाइटी, जिसको कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना? देख रहे हो ना, इसमें देखो हाथ में देखो गन है इसके, देख रहे हो ना, हाथ में गन है। पहले की तरह कोई चाकू भाला नहीं है, गन है हाथ में। तो ये ऑलरेडी मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ रहा है, ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ऑलरेडी ये जो फ्यूडल समाज है वो खत्म होकर प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआ क्लास में बनता जा रहा है, कैपिटलिस्ट समाज में चेंज होता जा रहा है ना? तो रोमांटिक्स जो हैं, उनका जो इंस्पिरेशन है वो आता है फ्रीडम, फैटर्निटी, लिबर्टी। जब इन सारी चीज़ों की बात करते हैं ना, यहाँ से आता है। मतलब लिबर्टी, लिबरेश, अपने आप को लिबरेट करना, समाज से लिबरेट करना, सोसाइटी से लिबरेट करना, अपने इमोशन से लिबरेट होना। तो जितने भी राइटर्स थे इस पर्टिकुलर एज में रोमांटिक्स के अंदर, वो उनका उनका इंस्पिरेशन कहीं न कहीं कहाँ था, हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर था, पहला। दूसरा दूसरा था इनका एक और इंस्पिरेशन। आज का जो लेक्चर है ना, वो हम लोग थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के ऊपर पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्योंकि थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम पहले थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को समझ लेंगे। तो पोइट्री तो आसान है समझना, पोइट्री में तो ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। और दूसरा जो कॉज था वो था न्यू क्लासिकल।
याद है न्यू क्लासिकल पढ़ाए हुए हैं? किसी को याद है न्यू क्लासिकल जब पढ़ा रहे थे तो? क्या नहीं याद है? हाँ सर, याद है। हाँ, तो जो क्लासिकल थे उनको इमिटेट कर रहे थे न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल का बस एक ही काम था, इमिटेट करना क्लासिकल राइटर्स को। और जो रोमांटिक्स है वो कहीं ना कहीं न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि न्यू क्लासिकल का जो एक बाउंड्री था ना, कि जो पोइट्री है वो एक फिक्स मीटर में होना चाहिए, एक फिक्स्ड उसका रिदम होना चाहिए, एक फिक्स्ड स्टाइल में होना चाहिए, कोई ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए, है ना। एक एक हर चीज का जो मीनिंग है उसको फिक्स कर दिया गया था न्यू क्लासिकल में। लेकिन रोमांटिक्स उससे आजाद होना चाहिए। जब मैंने बोला ना फ्रीडम, है ना, लिबर्टी, इन सारी चीजों की तरह वो भी आजाद होना चाहते। उनको उनका एक ही मकसद था कि पोइट्री को आजाद कर दो, किसी तरीके से पोइट्री को लिबरेट कर दो, है ना। और इन्होंने वैसा ही काम किया। इन्होंने क्या किया, पोइट्री को लिबरेट करने का काम किया। तो रोमांटिक्स जितने भी राइटर थे वो क्या कर रहे थे, पोइट्री को लिबरेट कर रहे थे। अब देखो क्या होता है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट राइटर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब देखो पहले कहते हैं कि रोमांटिक्स वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मोमेंट इन यूरोप। जो रोमांटिसिज्म है वो क्या था, एक आर्टिस्टिक मोमेंट था विच मींस, हाँ बोलो। सीजन। रोमांटिसिज्म जो था वो क्या था, एक आर्टिस्टिक मोमेंट था, लिटरेरी मोमेंट था और इंटेलेक्चुअल मोमेंट था, विच मींस कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय फिलॉसफी, लॉजिक, आर्ट, और कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर, है ना, और लिटरेचर। वही है, आर्ट एंड लिटरेचर कह सकते हैं। और उधर तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो था ही। फिर कहता है कि अनलाइक बर्क, फॉर रोमांटिक पोएट्स सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल वाज द पावर ऑफ द माइंड इटसेल्फ। हमने बर्क के बारे में पढ़ा था ना, सब्लाइम के बारे में बताया था, जहां पे फीलिंग ऑफ ऑ और फियर एक साथ आता है, याद है? यस सर। तो कहता है कि बर्क के अनुसार जो सब्लाइम की जो फिलॉसफी थी, सब्लाइम की जो मीनिंग थी वो डिफरेंट था। लेकिन रोमांटिक्स के लिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पावर ऑफ द माइंड इटसेल्फ। इंसान के अंदर की खुद की पावर, लिबरेशन की बात कर रहा है, फ्रीडम की बात कर रहा है, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा है ना, जो कि हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलता है। फिर देखो कहता है कि द माइंड इज अ लॉर्ड एंड द मास्टर ऑफ आउटवर्ड सेंस। हमारा जो सेंस है, जो हमारा वर्ल्डली सेंस है, बॉडली सेंस है ना, उसका जो मास्टर है वो क्या है, हमारा माइंड है, विच मीन्स की माइंड इज द क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू रोमांटिक्स। तो ओवरऑल रोमांटिक्स के बारे में पता चल गया होगा। एक और तरीका था रोमांटिक्स, मतलब एक और इन्फ्लुएंस था रोमांटिक्स में, वो था प्योरली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, लोग गांव को छोड़ के शहर जा रहे थे, तो जितने भी पोइट्स थे, जितने भी नेचर को प्यार करने वाले थे, है ना, नेचुरल लवर। रोमांटिक्स का सिंपल मतलब है नेचर से प्यार करने वाला। रोमांटिक्स का ये मतलब नहीं है कि दो आदमी के बीच में रोमांस हो रहा है, नहीं। कहीं भी रोमांटिक्स में, रोमांटिक लिटरेचर में रोमांटिक के बारे में बात ही नहीं किया है किसी ने, सबने नेचर के बारे में बातें किया है। सीजम का मीन्स क्या होता है? क्या चीज? रोमांटिसिज्म है ना सर, रोमांटिक विद सीजम, हाँ हाँ, रूट वर्ड से आया है। सीजम का मीनिंग पूछ रहे थे। ऐसा कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, मतलब रोमांटिसिज्म जब हम किसी को थ्योराइज नहीं, करते हैं। एग्जैक्टली मैं नहीं पूछ रही सर, वो जैसे कि याद रह जाता है ना, वैसे कुछ। अच्छा, रोमांटिसिज्म का मतलब होता है जब हम किसी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को इन डेप्थली पढ़ते हैं, है ना, उसको एक रूट टर्म दे दिया जाता है, उसी को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। जैसे रोमांटिसिज्म की जगह कोई और वर्ड हो जाएगा जिसमें सिज्म लगा देंगे, विच मीन्स कि उसके रूट चीज को क्रिटिक करना, एक सेंस में कह सकते हैं। ये जो क्रिटिक होता है ना, CRITIQUE वाला, क्रिटिक मतलब इन डेप्थ एनालिसिस करना, इन डेप्थ समझना। तो जिसमें भी CISM लगा है ना, विच मीन्स कि वो एक ब्रॉडर कह सकते हैं कि समाज को एक्सप्लेन कर रहा है, एक ब्रॉडर मोमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है, अब समझ आया? अब आगे चलते हैं। वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ जो थे उनका मानना था कि जो पोइट्री है, पोइट्री क्या होना चाहिए, पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग होनी चाहिए, और जो पोइट्री है वो कॉमन मैन को समझ आना चाहिए। तो इसलिए एक बुक पब्लिश होता है जिसका नाम था प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। पर प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट से पहले लिरिकल बैलेंस पब्लिश हुआ था, और ये पब्लिश हुआ था 1798 में। याद रखना, सबसे पहले जो बुक है
1798 में लिरिकल बैलेंस पब्लिश हुआ था, जो कि एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ लिखा गया था। और 2 साल के बाद इसमें प्रीफेस ऐड किया गया, तो टाइटल बन गया प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस, और ये सिर्फ पब्लिश किया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। अब यहीं पे एक मेजर चेंज आता है। यहाँ पे चेंज ये आता है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं, उनका मानना था कि जो पोइट्री है, पोइट्री शुड बी रिटन फॉर द कॉमन मैन। उन्होंने बोला भी था, वर्ड्सवर्थ ने बोला भी था कि मैं एक ऐसी चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, एक ऐसी पोइट्री की शुरुआत कर रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन के द्वारा बोला जाएगा, कॉमन मैन के द्वारा लिखा जाएगा। और दिस इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट, उनका कहना था दिस इज़ अ थॉट एक्सपेरिमेंट। जो पोइट्री था, जो रोमांटिक पोइट्री था, है ना, वो एक तरह से थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था, थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था, जो कि कॉमन मैनों के लिए लिखा जा रहा था, कॉमन मैन के लिए लिखा जा रहा था, है ना। और प्रीफेस में यही सारी चीज़ें पॉइंट उन्होंने ऐड किया। तो कहता है कि जो लिरिकल बैलेड है, इट वाज रिटन इन ए कोलैबोरेशन विद एसटी कॉलेज, जिसमें कि 4 जो वर्क है, 4 पोएम, जो अर्ली 4 पोएम्स हैं, वो एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा गया था, और बाद बाकी जो 23 पोएम है रेस्ट, वो लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, है ना। और दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मैनिफेस्टो ऑफ द इंग्लिश रोमांटिसिज्म, और इसी से कहते हैं कि यहीं से रोमांटिक लिटरेचर की शुरुआत होती है, विच मीन्स कि 1798 से रोमांटिक लिटरेचर की शुरुआत हो जाती है, रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है 1832 तक या 31 ऐसे कुछ है तक चलता है। क्लियर है। अब कहता है वर्ड्सवर्थ बिगेन हिज प्रीफेस, अपने प्रीफेस में, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में वो कहते हैं, सेइंग आई विल फोकस ऑन द ऑर्डिनरी, anything which is ordinary, whether it's about a woman, whether it's about culture, whether it's about people, whether it's about society, जो भी चीज़ें कॉमन है, whether it's flower, मतलब जो भी चीज़ें कॉमन है, जो भी चीज़ें ऑर्डिनरी है ना, उसके बारे में ये बातें करता है। इट विल फोकस ऑन ऑर्डिनरी, द रोल ऑफ पोइट्री एंड द पोएट एंड द पोएट्स रिस्पॉन्स टू पब्लिक टेस्ट एंड ओपिनियन। तो इनका कहना था कि जो पब्लिक का टेस्ट है, जो पब्लिक की ओपिनियंस है, जो पब्लिक का लैंग्वेज है, वही एक पोइट का लैंग्वेज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी डायरेक्ट ये सेंटेंस दे देगा। तो पोइट का लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? पोइट का लैंग्वेज बिल्कुल पब्लिक के टेस्ट, पब्लिक के ओपिनियन के बेसिस पे ही होना चाहिए। ये कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, कहते हैं अपने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में, कहते हैं कि दीज आर नॉट नेसेसरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द प्रीफेस, हाउएवर दे आर इश्यूज दैट इलस्ट्रेट विजुअल गैप बिटवीन टू पोइट्स। दो पोइट के बीच में डिफरेंसेस थे यहाँ पे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस। पहला, अगर जब हम पोएम पढ़ेंगे द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, और दूसरा अगर हम मतलब सॉरी पहला जो वर्क है वो मतलब इस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस के अंदर या लिरिकल बैलेंस के अंदर जो सबसे पहला पोम है वो द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर लिखा हुआ है। मे भी एग्जाम में पूछ देगा कि लिरिकल बैलेंस जो बुक है, उस बुक का जो सबसे पहला पोम है वो किसका है? वो एसटी कॉलेज का है, और पोम का नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। और जो लास्ट पोम है वो है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, जो कि उन्होंने मतलब एक जगह टिंटन एबे एक जगह है, वहाँ पे अपनी सिस्टर से मिलने जा रहे होते हैं, तो अचानक से मतलब बहुत दिनों के बाद फिर दोबारा से जब वो उस चीज़ को रिकलेक्ट करते हैं ना, तो रिकलेक्ट करके वो लिखते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जो पोइट्री है, इट इज़ एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग, जिसको वो क्या करता है, रिकलेक्ट करता है ट्रैंक्विलिटी में। मतलब जब अकेले बैठा रहता है तो उस थॉट को, उस मेमोरी को रिकलेक्ट करके एक जो पोइट है वो पोइट्री को क्रिएट करता है। तो यहीं से उनका इंस्पिरेशन आया था प्रीफेस लिखने का। आगे चलते हैं फिर। अब देखो, जो रोमांटिक्स है उसका एम्फेसिस हमेशा ऑर्डिनरी के ऊपर था, विच मीन्स की एक्सट्रीम डिजायर टू ब्रेक अवे फ्रॉम द ओवर कोटेड स्टाइल ऑफ न्यू क्लासिकल। ये जो 18th सेंचुरी लिटरेचर था, जिसके अंदर बिल्कुल ओवर कोटेड स्टाइल था, विच मीन्स की राइम का जो राइमिंग स्कीम है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, है ना, या फिर मतलब एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाना चाहिए। एक कह सकते हैं कि जो क्लासिकल वे ऑफ राइटिंग था, उस चीज़ से ब्रेक अवे होना चाह रहा था, है ना, क्योंकि पोइट्री जो था काफ़ी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था पहले लिखना या समझना, और वर्ड्सवर्थ जो थे वो चाहते थे कि जो पोइट्री है उसको ईजिली एक्सेसिबल बनाना, EASLY, ईजिली एक्सेसिबल बनाना, ताकि अगर जब इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा पोइट्री तो क्या होगा, कॉमन मैन के द्वारा उसको अच्छे से समझ आएगी। फिर कहता है कि ऑर्डिनरी मैन इज क्लोजर टू नेचर, मतलब वो कहते हैं, वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ये सब ओरिजिनल सेंटेंस है उस बुक का। तो जो वर्ड्सवर्थ है वो कहते हैं कि जो पोइट्री है, पोइट्री कॉमन मैन के लिए लिखी जानी चाहिए, क्योंकि जो ऑर्डिनरी मैन है, जो कॉमन मैन है, वो नेचर के सबसे करीब होता है। जैसे हो गया फार्मर्स, है ना, वर्कर्स,
मंडेन लाइफ में जो मंडेन काम करता है ना? एवरीडे जो वेजेस पे काम कर रहे हैं, मतलब जो एक रेगुलर मैन है, जो एक मंडेन जो वैसा इंसान जो मंडेन टास्क कर रहा है, एवरीडे लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना? तो वैसे लोग क्या है, नेचर के ज़्यादा करीब हैं। देयरफॉर क्लोज़र टू ह्यूमन नेचर। इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि वो नेचर से करीब हैं, इसलिए वो ह्यूमन नेचर से करीब हैं। क्योंकि हम नेचर के अंदर जब अपने आप को टटोलते हैं, तभी हम अपने आप को समझ पाते हैं। फिर कहता है कि लेकिन इसमें कॉलेज जो थे, वो डिसएग्री करता है। वो कहता है अंडर द टॉपिक ऑफ मीटर एंड पर्सोनिफिकेशन में, मतलब इन द सेंस जो कॉलेज हैं, वो इस चीज़ को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऑर्डिनरी मैन क्लोज़र नहीं है नेचर के, या जो पोएट्री है, वो ऑर्डिनरी मैन के लिए नहीं लिखी जाती है। क्योंकि जो पोएट्री है, उसके अंदर इमेजिनेशन होता है। उसने प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की है। अभी हम आगे बताएँगे। वैसे इस पे भी हम वीडियो बना रखे हैं, कॉलेज के ऊपर। तो लेक्चर के लास्ट में कॉलेज का जो वीडियो है वो हम शेयर कर देंगे। यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट, क्योंकि कॉलेज से एग्जाम ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। और टाइट जो पूछा था वो था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं, पूछा था सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। याद है एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। किसी को याद है? नहीं याद है? ये तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अच्छा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, याद आ जाएगा। और फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे, वो वर्ड्सवर्थ को क्या बोले थे? द लॉस्ट लीडर। बस ये याद रखना है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखा था कि ही इज़ द लॉस्ट लीडर इन 1845 पोम में उन्होंने बोला था, मतलब एक तरह से कमेंट्री किया था। अब आगे चलते हैं। अब वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री क्या है? व्हाट इज पोइट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ? तो कहता है पोइट्री इज द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। पोइट्री जो है एक इंसान का रियल लैंग्वेज है, विच मीन्स कि हम जो कॉमन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो जो कॉमन मैन जिस लैंग्वेज को यूज कर रहा है, उसी लैंग्वेज में अगर हम पोइट्री लिखेंगे, तो ऑब्वियस बात है जो कॉमन मैन है, जो एक इंडिविजुअल है, वो अच्छे से समझ पाएगा, उससे कोरिलेट कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि पोइट्री इज द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। पोइट्री फॉर वर्ड्सवर्थ इज द मोस्ट फिलोसॉफिकल ऑफ ऑल राइटिंग। जो पोइट्री लिखना है वो फिलोसॉफिकल है। CAL फिलोसॉफिकल है। जितने भी राइटिंग्स हैं उन सारी राइटिंग से अगर कंपैरिजन करें तो। फिर कहते हैं कि पोइट्री इज सीन एज द स्पॉन्टेनियस एंड जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ पोइट सब्जेक्टिव इमोशन। पोइट का जो सब्जेक्टिव इमोशन है, मतलब इंडिविजुअल इमोशन है। अब याद करो, यहाँ पे सब्जेक्टिव इमोशन आ रहा है। हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, फ्रीडम फ्रीडम की बात हो रही थी, है ना? तो यहाँ पे क्या है, वहां भी सब्जेक्टिव इमोशन की बात हो रही है, सब्जेक्टिव फ्रीडम की बात हो रही है। तो ये पोइट्री भी है, उसके अनुसार स्पॉन्टेनियस है और जेन्युइन एक्सप्रेशन है किसी भी पोइट के सब्जेक्टिव इमोशन का। फिर कहता है कि पोइट्री इम्बॉडीज ब्रेथ एंड द फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। जो पोइट्री है वो एक तरह से सांस की तरह है, ब्रेथ की तरह है, एक जो फाइनल स्पिरिट होता है इंसान के अंदर, है ना, उसके ब्रेथ की तरह। विच मीन्स कि पोइट्री को सबसे सुप्रीम रखा, पोइट्री जो है सबसे सुप्रीम है ना, एक सेंस में देखा जाए तो। और कहता है, फिर पूछा गया उससे कि हु इज अ पोएट। ये सारे के सारे प्रीफेस में उन्होंने लिखा है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में। फिर कहता है कि पोइट कौन है, वो पोइट को डिफाइन करते थे। कहते हैं पोइट वैसा इंसान है, समवन हु हैज अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल। वैसा इंसान पोइट कहलाएगा, वैसा इंसान पोइट है जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव सोल है, मतलब जिसका सोल बड़ा है, जो हर चीजों को एक्सेप्ट कर सकता है ना, कॉम्प्रिहेंसिव है, चीजों को समझ सकता है, चीजों को फील कर सकता है, इमोशन को फील कर सकता है। वैसा सोल जिसके अंदर है, वही एक अच्छा पोइट है, वही एक रोमांटिक पोइट है। फिर कहते हैं द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। और पोइट वो है जो एक इंसान से दूसरे इंसान से बात करता है, विच मीन्स कि कॉमन मैन, एक कॉमन मैन जब दूसरे कॉमन मैन से बातें करेगा, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, पोइट्री बोलेंगे। क्योंकि पोइट्री जो एवरीडे लाइफ है, जो मंडेन लाइफ है, उसके बारे में बातें होनी चाहिए। पोइट को उस तरह की चीजें बात, मतलब उस चीज के बारे में बातें करनी चाहिए। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था। अब आगे बोलता है कि पर्पस ऑफ पोइट्री, पोइट्री का पर्पस क्या है, पोइट्री क्यों लिखते हैं लोग, पोइट्री क्यों लिखना चाहिए? तो कहते हैं कि द पर्पस ऑफ पोइट्री इज टू स्टार्ट पैशन इन द रीडर। रीडर के अंदर, जो रीडर है, जो उस पोइट्री को पढ़ रहा है, उसके अंदर पैशन को जनरेट करना, पैशन को क्रिएट करना। तो पर्पस ऑफ पोइट्री टू क्रिएट पैशन इन द रीडर। फिर कहते हैं कि पोइट्री टू वर्ड्सवर्थ इज अ पावरफुल मीडिया ऑफ सप्लाइंग नॉलेज एंड प्लेजेंट टू मैनकाइंड। और दूसरा उन्होंने बोला पॉइंट कि जो पोइट्री है वो एक तरह से पावरफुल मीडिया है, एक तरह से मीडियम है, जो कि सप्लाई करता है किस चीज का, नॉलेज का और प्लेजर का, विच मीन्स वी गेन प्लेजर एज वेल एज नॉलेज थ्रू पोइट्री। फिर कहता है पोइट्री क्रिएशन इज द ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंस ऑफ द रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, फीलिंग्स एंड थॉट। ये जो पोइट्री क्रिएशन है, पोइट्री लिखने का जो तरीका है, वो एक तरह से ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंस है। ट्रांसेंडेंस का मतलब है ट्रांसेंड कर जाना,
किसी चीज़ में खो जाना, है ना? जो कि कह सकते हैं कि इस संसार में उस चीज़ को समझा नहीं जा सकता, मेटाफिज़िकल चीज़ें हैं, मेटाफिज़िकल रियलिटी है। जैसे हम कहते हैं ना, जब हम क्रिश्चियनिटी में ट्रांसेंड कर जाते हैं, ख़ासकर ये जो ट्रांसेंडेंट वर्ड है, ये बिब्लिकल टर्म है, जहाँ पे गॉड ट्रांसेंड कर जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे भी ट्रांसेंड का मतलब है कि चीज़ें उस लेवल तक पहुँच जाना जिस लेवल में हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम लव के बारे में बातें करें, है ना? जैसे नीचे ने एक बार बोला था, लव जो है, जब हम प्यार के बारे में बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि व्हाटएवर हैपेंस इन लव इज बियॉन्ड गुड एंड इविल। वी कैन नेवर डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना, व्हेन इट कम्स टू लव। तो वो ट्रांसेंडेंस वैल्यू है, मतलब वो ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंस है। जब हम लव के बारे में बातें करते हैं, वो ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंस है, हम उसको फील नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ फील कर सकते लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते कि क्या फील करें। तो वही कहता है कि जो पोइट्री क्रिएशन है वो ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर लिखा जाता है, बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर, बहुत सारी चीज़ों को देख के, एक्सपीरियंस करके, फील करके लिखा जाता है पोइट्री, है ना? इसलिए वो कहते हैं, और क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ द रिकलेक्शन, मतलब मेमोरी को रिकलेक्ट करके, फीलिंग को रिकलेक्ट करके, थॉट को मतलब एकजुट करके, इकट्ठा करके, ट्रांसेंड कर देना, मतलब उसको मिक्स करके चीज़ों को क्रिएट करना, उसी को पोइट्री बोला विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्लियर है? आगे चले? बोलो क्लियर है तभी आगे चलेंगे। यस सर। नेक्स्ट है एसटी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज। कॉलेज जो हैं दूसरे सबसे बड़े रोमांटिक क्रिटिक हैं, है ना? ही वॉज अ फिलोसफर एंड क्रिटिक, और ये खासकर विलियम वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, है ना? इसलिए इनका जो वर्क है वो एक तरह से क्रिटिक है विलियम वर्ड्सवर्थ के, सॉरी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ, हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर क्रिटिक है। तो टी एस एलियट का जो सॉरी टी एस एलियट कह रहा हूँ मैं, एसटी कॉलेज का जो वर्क है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, वो क्या है, वो एक तरह से कमेंट्री है, क्रिटिक है विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस का। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, फिलोसॉफिकल वर्क और रिलीजियस और क्रिटिकल टेक्स्ट है। इनका रिलीजियस एक्सपीरियंस, इनका फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस, इनका ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस हैं, है ना? इसके अंदर एक चीज़ और देखो, यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मुझे याद आ गया, बता दिया। यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था 2000 शायद 20 या 21 में पूछा था, और ये पूछा था कि इसमें से कौन सा ऐसा रोमांटिक पोएट है जो ओपियम का सेवन करता है। ओपियम, ओपियम जानते हो किसको कहते हैं? डज एनीवन नो? नो सर। अरे ओपियम की खेती होती है, नशीला पदार्थ है ओपियम। चाइना में ओपियम की खेती होती थी, पता है? नहीं पता है? इंडिया में भी होता था, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे बंगाल में। तो ओपियम जो होता है ना, उसको हफीम कहते हैं, हफीम, हफीम। तो ये जो हफीम है, हफीम तो जानते होगे हिंदी में, कि नहीं, वो भी नहीं जानते? हाँ सर जानते हैं। हाँ, तो एसटी कॉलेज और एक और राइटर थे जिनका नाम था थॉमस डी क्विंची। शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है इस बार, पिछली बार बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। थॉमस डी क्विंची का एक वर्क था द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। हमें जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन पूछा है, ओपियम ईटर किसने लिखा है, ये वर्क किसने लिखा था? तो थॉमस डी क्विंची, वो भी रोमांटिक एज के राइटर हैं। उन्होंने लिखा था द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। ये भी ओपियम का सेवन बहुत करते थे। कौन? थॉमस डी क्विंची। और उनका कन्फेशन था, उसने ओपियम लेने का कन्फेशन, मतलब मेरे पास बुक भी है वो, तो उनके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ओपियम लेने के बाद किस तरह से बदला, है ना, उसके बारे में ये बुक है। उसी तरीके से दो रोमांटिक पोइट्स थे, एक रोमांटिक पोइट था, एक रोमांटिक फिलोसफर था। ये फिलोसफर था थॉमस डी क्विंची, और एसेइस्ट था, ऐसे लिखता था। और एसटी कॉलेज जो थे ये फिलोसफर और पोइट थे। तो अगर क्वेश्चन आएगा, देखो क्योंकि बीपीएससी कह रहे हैं, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ चुका है, तो विच मीन्स कि यहाँ पे भी हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे उठा के दे देगा कभी न कभी। तो हमेशा याद रखना, रोमांटिक एज के दो ऐसे राइटर थे जो कि ओपियम का सेवन करते थे। पहला पोइट में आते हैं एसटी कॉलेज, और दूसरा थॉमस डी क्विंची। अब कॉलेज जो है, ही डेवलप्स एन आर्ग्यूमेंट ऑन हाउ द माइंड वर्क्स। हमारा जो माइंड है वो किस तरह से वर्क करता है, एक पोइट का माइंड किस तरह से वर्क करता है,
इस पे इनका क्रिटिक है, इस पे उनका रिसर्च है। इसलिए कहते हैं कि प्रोसेस डिटेल्स रिफ्लेक्ट्स एसोसिएट्स एंड कनेक्ट्स इंप्रेशन एंड आइडियाज राइट फ्रॉम द सेंसेस। मतलब कि हमारे सेंसेस के थ्रू किस तरह से हम किसी चीज को प्रोसेस करते हैं, है ना, किस तरह से किसी चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब समाज में जो भी चीजें हमने देखा उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं, किस तरह से उससे एसोसिएट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, है ना, या उसके इंप्रेशन को किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से आइडियाज हम ड्राइव करते हैं, इसको उन्होंने समझने की कोशिश की। जो हमारा माइंड का जो फ्रेमवर्क है, हाउ डज आवर ब्रेन, हाउ डज आवर कॉन्शियसनेस, है ना, वर्क थ्रू ऑल दीज थिंग्स, है ना, किस तरह से प्रोसेस करता है, किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है, किस तरह से कनेक्ट होता है समाज से, इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका आर्ग्यूमेंट है, इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका वर्क है, क्रिटिक है। तो पोइट्री इन बायोग्राफिया लिटरेरिया इमर्जेस एज ए नेक्सस ऑफ फिलोसफी, लाइफ, रिलीजन, फ्रेंडशिप, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, विच मीन्स कि फिलोसफी से इंस्पिरेशन लिया, लाइफ से, रिलीजन से, फ्रेंडशिप से, थ्योरी से, थ्योराइज कर दिया फिर। तो अकॉर्डिंग टू मतलब बायोग्राफिया लिटरेरिया या फिर एसटी कॉलेज, जो पोइट्री है वो कोई सिंपल चीज नहीं है। जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला कि पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग का, है ना, और कॉमन मैन स्पीकिंग टू कॉमन मैन है पोइट्री। वैसा पोइट जो कॉमन मैन का लैंग्वेज यूज करता हो, वैसा पोइट जो कॉमन सेंटेंस यूज करता हो, है ना, कॉमन मैन के लिए लिखता हो, थॉट एक्सपेरिमेंट करता हो, उसको पोइट्री नहीं कहते हैं अकॉर्डिंग टू एसटी कॉलेज। एसटी कॉलेज का कहना था कि ऐसी चीजों को पोइट्री नहीं कहते हैं, या ऐसे लोगों को पोइट नहीं कह सकते, क्योंकि जो पोइट्री है उसका जो एक्शन है उसका वो क्रिएटिव एक्शन है, जहाँ पे माइंड जो है वो अलग अलग लेवल पे काम करता है। तो उसी में उसने बोला प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन, आगे हमको लगता है पढ़ाएंगे, आगे होगा, प्राइमरी नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वो कहता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हमारा कह सकते हैं कि इमेजिनेशन है उसके थ्रू पोइट क्रिएट करता है ना। आगे चलते हैं बायोग्राफी लिटरेचर में, कहता है कि इट वाज एन इमिटेशन ऑफ एग्जाम टू एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड लिटरेचर। तो ये जो बुक लिखा गया बायोग्राफी लिटरेरिया, ये क्या था, ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का था फिलोसफी और लिटरेचर के बीच में। तो कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट क्रिटिक, एस्ट्री कॉलेज वॉज द फर्स्ट क्रिटिक जिसने क्या किया, जिसने रिलेशन बनाया किसके बीच, फिलोसफी और लिटरेचर के बीच। इससे पहले पोइट्री के अंदर फिलोसफी कभी किसी ने नहीं किया था, या पोइट्री को डिस्क्राइब करने के लिए, पोइट्री के ऊपर क्रिटिक करने के लिए किसी ने अगर पहली बार इनिशिएट किया फिलोसफी को, वो थे एस्ट्री कॉलेज ने। तो एस्ट्री कॉलेज का जो व्यू है पोइट्री के ऊपर वो बदल जाता है। मतलब अगर रोमांटिक्स की बात करें, रोमांटिक्स के बाद जितने भी पोइट्स थे, मतलब ही फाउंड, और कह सकते हैं कि ही एस्टैब्लिश्ड अ ग्राउंड वर्क थ्योरी ऑन ऑन पोइट्री, ऑन लिटरेचर, है ना, विद द हेल्प ऑफ फिलोसफी। तो ये पहला इंसान था जिसने फिलोसफी को इंटीग्रेट किया, जिसने फिलोसफी को लिटरेचर के अंदर डाला, जिसने फिलोसफी को क्रिटिसिज्म के अंदर डाला। तो एक तरह से पोइट्री का फिलोसफाइजेशन हो गया, ठीक है, मतलब फिलोसफी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया। फिर कहते हैं कि कॉलेज हिमसेल्फ डिस्क्राइब बायोग्राफी लिटरेरी एज एन इमेथोडिकल मिसलेनी ऑफ लाइफ एंड ओपिनियंस। पूछ सकता है, देखो ये सब टाइटल है इसी वर्क का, बायोग्राफिया लिटरेरिया का ही सब टाइटल है इमेथोडिकल मिसलेनी ऑफ लाइफ एंड ओपिनियंस। ठीक है, कॉलेज ने इसको बोला। पूछ सकता है एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्री कॉलेज बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या है, तो वो क्या है, इमेथोडिकल मिसलेनी है, विच मीन्स कि मेथोडिकली सोचा समझा चीजें नहीं लिखा हुआ है, मतलब बिना सोचे समझे, जैसे जैसे हम फील किए, जैसे जैसा हमने सोचा, जैसे जैसा हमने विचार किया, वैसे वैसे उस चीजों को लिख दिए। एक मेथोडिकल लिखने का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट लिखा होगा कि हाँ पहला चैप्टर में ये लिखेंगे, दूसरा चैप्टर में ये लिखेंगे, तीसरे में ये लिखेंगे, मेथोडिकली सोच के जब कोई लिखते हैं तब ये मेथोडिकल लिखा हुआ है। जब जो सोचा, जैसे होता है ना डायरी लिखना, कि जब दिमाग में जो चीज आया उसको लिख दिया, उसी तरीके से बायोग्राफिया लिटरेरिया भी है। फिर कहता है कि बुक बिगिंस विद द कॉन्वर्सेशन बिटवीन कॉलेज एंड हिज नेबर विलियम वर्ड्सवर्थ। इस बुक की शुरुआत होती है एक कॉन्वर्सेशन से। पूछ सकता है एग्जाम में किसके किसके कॉन्वर्सेशन से, तो कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, आपस में विचार कर रहे थे। यहाँ पे देखने में क्रिटिक है, वर्ड्सवर्थ के ऊपर क्रिटिक है। फिर कॉलेज एग्जामिन्स इशू लाइक द यूज ऑफ लैंग्वेज इन पोइट्री, हाउ इट रिलेट्स टू एवरीडे स्पीच। He looks at the relationship between the subject of poetry and the relationship of everyday life, which means कि जो everyday life में, जो मंडेन लाइफ में जो चीजें होती है उसको ही पोइट्री नहीं कहेंगे। एक तरह से यहाँ पे क्रिटिक था, है ना, वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, पोइट्री के लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह से वो एवरीडे स्पीच में रिलेट करता है उसकी बातें कर रहा है। फिर आगे कहता है चैप्टर 12 में और चैप्टर 13 में ही डिस्कसेस फैंसी, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा, हाउ मेनी इमेजिनेशंस आर देयर, या व्हाट आर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजिनेशन इन
एस टी कॉलेजेस बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो एक है प्राइमरी इमेजिनेशन, दूसरा है सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, तो कहता है कि जो प्राइमरी इमेजिनेशन है वो क्या है, डिवाइन एबिलिटी टू क्रिएट या फिर क्रिएटिव फंक्शन, जो कि यूनिवर्सल होता है और पोजेस्ड बाय ऑल। तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ये माइंड का है, माइंड का। माइंड के अंदर दो तरह का इमेजिनेशन होता है, एक पोइट के अंदर दो तरीके का इमेजिनेशन होता है, एक होता है प्राइमरी इमेजिनेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन इमेजिनेशन जो है वो इनवॉलेंट्री परसेप्शन है, विच मीन्स कि उसमें अपने आप तुम्हारे दिमाग में आएगा ये चीजें, पोजेस्ड बाय ऑल, मतलब हर इंसान के अंदर प्राइमरी इमेजिनेशन होता है। विच मीन्स सिंपल, इसको एग्जाम्पल क्यों समझते हैं, सपोज हम कहीं घूमने गए, पहाड़ों में चले गए, वादियों में चले गए, समंदर के किनारे चले गए, तो वहां पे क्या होता है कि हम जब चीजों को देखते हैं ना अलग अलग तरीके से देखते हैं, हमारा नजरिया बहुत अलग होता है। हम बहुत, जब एक कोई पोइट होता है उसका दिमाग हमेशा क्रिएटिव होता है, सिर्फ पोइट ही नहीं बल्कि हर इंसान का दिमाग क्रिएटिव होता है। तो वो जब किसी चीज को देखेगा तो वो अपने प्राइमरी इमेजिनेशन से देखता है। मतलब कि जैसे हमने समंदर को देखा तो समंदर की लहरें के बारे में हम सोचने लगेंगे, हम अपने लाइफ से कनेक्ट करने लगेंगे, है ना। फिर उसके ब्रीथ से हम अपने आप को कनेक्ट करने लगेंगे, इमोशंस आने लगेंगे हमारे अंदर। तो वो सब के सब प्राइमरी इमेजिनेशन की वजह से होता है। हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो जो हमें रिफ्लेक्ट करता है वो हमारा प्राइमरी इमेजिनेशन होता है। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोइट्स के अंदर होता है ना। प्राइमरी इमेजिनेशन इज पोजेस्ड बाय एवरीवन, लेकिन जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ पोइट्स के अंदर होता है, एक क्रिएटिव पोइट्स के अंदर होता है, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के अंदर होता है। विच मीन्स की पावर ऑफ द माइंड ऑफ एन आर्टिस्ट, किसी आर्टिस्ट का माइंड, मतलब उसके जो पावरफुल माइंड है वो है। विच मीन्स की हम नेचर में गए तो हर इंसान तो नेचर की पेंटिंग नहीं बना सकता ना। सपोज अगर देखोगे कहीं कहीं ना पेंटर होते हैं, है ना, कोई इंसान आया बैठा और उसकी पेंटिंग बना दिया, स्केच बना दिया। हर इंसान तो स्केच नहीं बना सकता, वही इंसान बना सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो एक आर्टिस्ट के अंदर ही होता है, ये पावर ऑफ द माइंड है, उसका उसके माइंड का पावर है, उसकी माइंड की क्रिएटिविटी है। ये जब पावर की बात कर रहा है तो ये क्रिएटिविटी की बात कर रहा है कि कौन इंसान कितना क्रिएटिव है। ठीक है, तो सेकेंडरी इमेजिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव थिंकर के अंदर होता है, क्रिएटिव आर्टिस्ट के अंदर होता है। और कहते हैं कि इट इज रूट ऑफ ऑल पोइट्री, पोइटिक एक्टिविटी, क्रिएटिव इंपल्सेस। विच मीन्स कि ये रूट है क्या चीज का, जितने भी पोइटिक एक्टिविटी हैं उन सबका रूट है। विच मीन्स कि पोइट्री जो है वो कोई ऑर्डिनरी मैन के द्वारा लिखी गई नहीं है या कोई ऑर्डिनरी मैन के लिए लिखी गई नहीं है, बल्कि जिसके अंदर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है। जब एक पोइट प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन दोनों को यूज करके लिखता है उसी को पोइट्री कहते हैं। और पोइटिक एक्टिविटी वही इंसान परफॉर्म कर सकता है जिसके अंदर सेकेंडरी इमेजिनेशन है। तो इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो प्राइमरी इमेजिनेशन में सिंपल मतलब है कि हम अगर पहाड़ी इलाके में गए या कहीं घूमने गए तो वहां पे जो भी चीजें हमने देखा वो सिर्फ देखना ही सिर्फ और सिर्फ पोइट्री नहीं है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी इंसान, हर इंसान वो काम करता है। हर इंसान घूमने जाएगा तो हर इंसान चीजों को देखेगा, अलग तरीके से फील करेगा, बहुत मनोरंजन जैसा फील होगा उसको। लेकिन वैसा इंसान जो क्रिएटिव है वो उसके अंदर से भी क्रिएटिविटी निकाल लेता है। जैसे एक फोटोग्राफर है, तो देखो कि एक नॉर्मल इंसान जो फोन से फोटोग्राफी करता है, घूमने गया तो फोटो खींच लिया, वहां घूमने गया वहां से पिक्चर्स उसने क्लिक कर ली, वहां गया वहां से क्लिक कर लिया उसने, तो 4-5 जगह से अलग अलग तरीके से फोटोग्राफी उसने कर ली। लेकिन जो एक फोटोग्राफर है ही नोज द प्योर एंगल, ही नोज द राइट एंगल, कि किस एंगल में अगर मैं फोटो क्लिक करूंगा कि वो फोटो काफी अच्छा आएगा। इसलिए देखो कि फोटोग्राफर जो है उसकी क्लासेस होते हैं, उसको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में, है ना, फोटोग्राफी लेसन सिखाया जाता है। तो वो क्या है उसके, क्योंकि वो आर्टिस्टिक है, उसे पता है कि लाइटिंग कैसा होना चाहिए, उसे पता है कि हम किस एंगल से फोटो लेंगे, उसे पता है कि हम किस तरीके से फोटो लेंगे तो ज्यादा अच्छा फोटो आएगा। तो वो अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करता है, वो अपने सेकेंडरी इमेजिनेशन का यूज करता है ना। वो क्रिएटिव इंपल्स क्रिएट करता है, उसके बेसिस पे वो पोएट्री लिख सकता है, उसके बेसिस पे वो कोई क्रिएटिव एक्शन कर सकता है। ठीक है, समझ आया प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन, क्लियर है? यस सर। अब आगे कहता है कॉलेज एग्जामिन्स द सोर्स ऑफ पोएटिक पावर विच रिलेट्स टू द ब्रिलियंस ऑफ द पोएट। कॉलेज जो है वो एग्जामिन करता है सोर्स को, किसके सोर्स को, पोएटिक सोर्स को, पोएटिक पावर के सोर्स को, जो कि रिलेट करता है पोएट से। कहता है कि दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लैंग्वेज, मीटर, राइम एंड द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएटिक डिक्शन। जो हमने पढ़ाया था पोएटिक डिक्शन, याद करो, लिटरेरी डिवाइसेस। तो जो पोएट होते हैं वो अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन का यूज करते हैं, पोएट्री डिवाइसेस का यूज करते हैं, लैंग्वेज का, डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं, राइम का यूज करते हैं,
है ना, अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए, अपनी पोएट्री को लिखने के लिए। वो एक क्रिएटिव एक्शन है, ना कि ऑर्डिनरी एक्शन है। बहुत बड़ा यहीं पे डिफरेंस है। उसके अनुसार वो ऑर्डिनरी एक्शन था, लेकिन यहाँ पे एसटी कॉलेज के अनुसार ये क्रिएटिव एक्शन है। ठीक है, इसलिए कहता है कि द पोएट जो है ही फील्स शुड राइट अबाउट सब्जेक्ट दैट आर आउटसाइड हिज ओन सेंसेशन एक्सपीरियंसेस। जो पोएट है उसको ऐसा फील होता है कि उसे अपने सेंसेशन के आउट लिखना है, विच मीन्स कि वो जो पर्सनली फील करता है वही मैटर नहीं करता, बल्कि रीडर क्या फील कर सकता है, दूसरा इंसान क्या फील कर सकता है, उसको भी वो समझता है, उसको भी वो लिखता है। इसलिए कहता है कि कॉलेज फील्स दैट द पर्पस ऑफ पोएट्री इज टू कम्युनिकेट बिटवीन नहीं कम्युनिकेट ब्यूटी एंड प्लेजर। ब्यूटी और प्लेजर के बीच का जो कम्युनिकेशन है, ब्यूटी और प्लेजर को जो समझना है, वही क्या है, पोइट्री है। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रिलियंस ऑफ द पोएट। और ये तभी कर सकता है जब एक पोएट काफी ब्रिलियंट होगा, काफी क्रिएटिव होगा, तभी वो ब्यूटी एंड प्लेजर दोनों को क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है। जैसे द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर पढ़ोगे, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर पढ़ोगे, तो उसमें देखोगे किस तरह से प्लेजर को, ब्यूटी को, है ना, मिथ को, मतलब वो एक तरह से, मतलब एक इंसान किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है रीडर के साथ, एक इंसान किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है मिथ को, एक इंसान किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है ब्यूटी एंड प्लेजर को, है ना, वो वहां पे दिखेगा पोइट्री के अंदर। लेकिन वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में वैसा दिखने को नहीं मिलता है। फिर देखो आगे कहता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था तुम्हारे एग्जाम में, मे बी शायद अगर 9th-10th में नहीं आया होगा तो 11th-12th में क्वेश्चन में आया था, कहीं ना कहीं एग्जाम में आया था, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया था किसके द्वारा, एसटी कॉलेज के द्वारा। एकदम रट लेना इसको। इसमें जितना मन करे उतना स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। ये कॉइन किया गया था बायोग्राफिया लिटरेरिया में, बायोग्राफिया लिटरेरिया में सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इसमें कहता है कि बायोग्राफी लिटरेरिया कंटेन्स द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फ्रेज सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, राइटिंग अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिरिकल बैलेट्स which includes the rhyme of the ancient Manivar college. He tried to give them a human interest in the semblance of disbelief that would promote leaders to the willing suspension of disbelief. अब देखो इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा टेक्स्ट को समझना। बस ये पॉइंट याद रखना, जो मैंने कलर कर दिया ना वो एक्चुअल सेंटेंस है। कहता है ही ट्राई टू गिव देम अ ह्यूमन इंटरेस्ट, मतलब ह्यूमन इंटरेस्ट एंड अ सेम्बलेंस ऑफ डिसबिलीफ दैट वुड प्रमोट रीडर टू विलिंग सस्पेंशन। अब देखो इसको सिंपल आसानी से समझना है। स्पाइडरमैन मूवी देखे हो, नहीं देखे हो? बैटमैन, वो भी नहीं। सुपरमैन, देखे हैं सर। हाँ शमा तुम देखिए बाबू। शक्तिमान, तो सपोज मानो कि हम इसमें से कोई मूवी देख रहे हैं, सपोज मानते हैं। तो जब हम इस मूवी को देख रहे होते हैं तो राइटर की जो क्रिएटिविटी है वो मिथ को इस तरह से एनालाइज करता है, मिथ को इस तरह से क्रिएट करता है, इस तरह से लिखता है कि विलिंगली हम क्या करते हैं, अपने थॉट को सस्पेंड कर देते हैं थोड़े समय के लिए। जैसे जब हम स्पाइडरमैन मूवी देख रहे होते हैं, बैटमैन मूवी, मतलब ऐसे कोई मूवी जो हमें पता है कि मिथिकल है, जो ट्रुथ हो ही नहीं सकता, जो रियल हो ही नहीं सकता। जैसे हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर की मूवी है, तो हमें पता है कि हैरी पॉटर का जो जादू है वो ट्रुथ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी ऑथर का जो क्रिएशन है, जो पोइट का जो क्रिएशन है, नॉवलिस्ट का जो क्रिएशन है, क्रिएटिव माइंड के थ्रू जो क्रिएशन उसने किया, उस चीज को देखते देखते क्या होता है, हमारा जो थॉट है वो उस चीज में, मतलब उस चीज पे आ जाता है और हम थोड़ी देर के लिए अपने थॉट को ही सस्पेंड कर देते हैं, अपने विचार को सस्पेंड कर देते हैं और उस चीज पे बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये सच में हो रहा है। इसलिए देखो कि जब स्पाइडरमैन को बहुत पीटता है, या शक्तिमान में जब शक्तिमान बहुत पिटाता है, सुपरमैन को जब बहुत मारा जाता है, तो हमारे अंदर फील आने लगता है कि अरे देखो यार सुपरमैन को मारा, इवन दो वी नो कि सुपरमैन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, स्पाइडरमैन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल व्हाट वी डू, वी सस्पेंड आवर इमोशंस, वी सस्पेंड आवर थॉट। जो अपना एक थॉट है, जो अपना एक नॉलेज सिस्टम है कि हाँ भाई सुपरमैन ट्रुथ नहीं है, लेकिन उस चीज को हम सस्पेंड कर देते हैं थोड़े समय के लिए और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ सच में सुपरमैन है और सुपरमैन जो काम कर रहा है वो सही
गुड कॉज़ के लिए कर रहा है ना? और जो मूवी हमारे सामने चल रही है या फिर जो पोएट्री हमारे सामने चल रही है वो जैसे क्रिस्टबल करके एक पोएम है ना? इन्हीं का एस टी कॉलेज का, तो उसमें दिखेगा कि किस तरह से उसने मतलब माइथोलाइज़ कर दिया है। तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम एक स्नेक के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं। लगेगा कि एकदम बिल्कुल एक मतलब सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगे नहीं कि रियलिटी कुछ है, ऐसा लगेगा कि सब कुछ रियल ही है। जो भी चीज़ें घटित हो रही है, जैसे हैरी पॉटर के अंदर जो मैजिक हो रहा है, जो जादू हो रहा है, सब कुछ एकदम रियल लगने लगता है और अपने आप को फ़ील कर पाते हैं, है ना? व्हिच मीन्स कि हम अपने विलिंगली अपने थॉट को सस्पेंड कर देते हैं उस समय के लिए, जब तक उस मूवी को देख रहे होते हैं, जब तक उस बुक को पढ़ रहे होते हैं। तो इसी को बोला विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, व्हिच मीन्स कि अपने थॉट को, अपने बिलीव को हम सस्पेंड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन इंटरेस्ट है मतलब पोएट ही इस तरह से क्रिएट किया जाता है, पोएट ही इस तरह से क्रिएटिविटी चीज़ों को करता है, मतलब क्रिएटिव एक्शन करता है, क्रिएटिव चीज़ें को लिखता है कि हमारा थॉट अपने आप सस्पेंड हो जाता है उस चीज़ को समझने के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। समझ आया? बिलिंग सस्पेंशन और डिसबिलीफ? बोलो। यहाँ से एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल याद कर लेना है कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसने ये इस टर्म को कॉइन किया था? तो सैमुअल टर्नर कॉलिंज ने किया था अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में। नेक्स्ट है ऑथर सिमंस कॉल्ड बायोग्राफिया लिटरेरिया द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश एंड वन ऑफ द मोस्ट एनोइंग बुक इन एनी लैंग्वेज। मतलब ये बस कमेंट्री है, एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये बस याद रखने की बात है। अब नेक्स्ट राइटर है पर्सी बाइसी सैली। अब इतना ही रहने देते हैं आज, कल देखेंगे, ठीक है।